अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक मरतबा फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात को दोहराया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया अपने हालिया ताज़ा तरीन बयान में कि फ़ैज़ हमीद जब दूसरी मरतबा मुलाकात करने के लिए आए तो ये कहा कि ये मुलाकात 2 हफ्ते पहले हो जाती, लेकिन उन्हें कराची जाना था और वजह ये थी कि MQM रहनुमाओं के स्क्रू टाइट करना थे। नाज़रीन, वो कौन-सी एमक्यूएम थी और वो कौन से रहनुमा थे जिनके स्क्रू टाइट करने के लिए डीजीसी फैज़ हमीद को बराह रास्त कराची आना पड़ता था, और वो कौन से टारगेट्स थे जो कि आईएसआई चाहती थी और उसमें इनकारी थे वो कौन-कौन से रहनुमा जो एमक्यूएम के। और फिर सबसे अहम नुकता ये है कि क्या फिर ये जो 22 अगस्त 2016 से लेकर 2018 जुलाई इंतखाबात के दरमियान का जो अरसा है, इस दौरान आईएसआई या फैज़ हमीद एमक्यूएम के इश्यूज़ में मामलात में क्या कुछ करते रहे। चूँकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ज़िक्र कर दिया है इस बात का, तो कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। आज के इस व्लॉग में आपके सामने वो तफसीलात रखूँगा। साथ ही एक और बड़ी खबर है कि असद तूर की गिरफ्तारी और बराह रास्त चीफ का हाथ तस्वुर किया जा रहा है, इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले एक बहुत ही अहम मामला, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का जो इजलास, और इस दौरान बहुत ही हसास नौइयत पर जो ब्रीफिंग दी जा रही थी पूरी राब्ता कमेटी को, उसकी वीडियो लीक हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑडियो लीक है और उसको मैच किया गया है वीडियो से, और कुछ लोगों का दावा है कि वो बराह रास्त वीडियो ही है। क्या मामला है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस रोज़ ये इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर ये सारी तफसीलात रखी गई, तो इसके बाद जो मैंने लाइव सेशन और व्लॉग किया था, ये सारी तफसीलात मैंने आपको बता दी थी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के माबैन हो क्या रहा है। और जो ऑडियो या वीडियो जो लीक हुई है उसमें वही बातें हैं जो कि मैं आपको पहले 2 से 3 रोज़ पहले तफसील के साथ बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है और एमक्यूएम पाकिस्तान की क्या डिमांड्स हैं। इसमें दो थ्योरीज आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऑडियो है, उसके साथ वीडियो को मैच किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल ही वीडियो है। आम तौर पर जब भी इस किस्म का इजलास होता है तो मीडिया को जारी करने के लिए कुछ वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब वो मीडिया को रिलीज़ की जाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो वॉइस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और आपने देखा होगा कि जो ऑफिशियल्स वीडियोस आया करती हैं वो बिल्कुल खामोश होती हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चल रही होती हैं इजलासों से मुतालिक। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत एमक्यूएम का जो मोराल है उसको डाउन करने, उसके कारकुनान के मोराल को डाउन करने के लिए बाकायदा एक साजिश के तहत ये ऑडियो या वीडियो दोनों को रिलीज़ किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो बनी, ऑडियो हुई रिकॉर्ड रखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही कहीं गलती से किसी से फॉरवर्ड हुई और उसके बाद ये फैलती चली गई। अब एमक्यूएम इस पर तहकीकात कर रही है। बहुत ही हसास नौइयत का मामला है, क्योंकि ये प्योरली एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। किसी भी तंजीम के लिए उसका जो कोर कहें, जो लीडरशिप होती है, जैसे आप एमक्यूएम राब्ता कमेटी है, उसके इजलास की अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है सामने ऑडियो की सूरत में या वीडियो की सूरत में, तो यकीनी तौर पर इसकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर के हवाले से केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही हसास नौइयत की होती हैं, और इनका लीक होना यकीनी तौर पर उस तंजीम के लिए बहुत ही सोच विचार का काम है। ख़तरे की अलामत हो सकती है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस चीज़ को लीक कर रहे हैं। असद तूर की गिरफ्तारी हुई है और पीका एक्ट के तहत 5 रोज़ का एफआईए ने रिमांड ले लिया है, और बताया ये गया है कि जी हेट स्पीच और फिर जो साइबर के इश्यूज़ हैं, जो कवानीन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। जो गुज़िश्ता रोज़ की 3 से 4 आप कहें कि वीडियोज़ हैं असद तूर की, उनका जायज़ा लिया जाए तो उनसे साफ ज़ाहिर होता है कि असद तूर जो बात कर रहे थे बराह रास्त, एक तो वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोग्राम किए और व्लॉग बनाए, और उसमें बराह रास्त फिर उन्होंने अपने जो साथी हैं, नाम नहीं लिया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जिनको अब मुख्तलिफ टॉक शोज़ मिल गए हैं या वो स्क्रीन्स के ऊपर मौजूद होते हैं,
उनके ऊपर बराह रास्त उन्होंने तनकीद की। कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले उनको मुतनब्बे कर चुकी थी कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में वो बात ना करें, लेकिन जो फैज़ हमीद है या आप कहें बाजवा साहब, या उससे पहले जो साकिब निसार साहब के दौर में जो कुछ होता रहा, उस दौर में भी असद तूर के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसीलात ज़ाहिर है कि आप सब जानते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि वो बराह रास्त वही बातें, वही सोच और वही नज़रिया जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, ये कहा जा रहा है कि गठजोड़ है मुबैना तौर पर, तो इसके हवाले से वो बहुत खुलकर बातें कर रहे हैं, जो कि कोई और इस नौइयत से बातें नहीं कर रहा पाकिस्तान में रहते हुए। तो फिर ज़ाहिर है कि उनको सबक सिखाना मतलूब था। इस मकसद के लिए उनको उठाया गया, 8-10 घंटे पहले इंटेरोगेशन के दौरान उनको रखा गया। फिर ईमान मज़ारी आज पेश हुए इनकी जानिब से, और ये कहा गया कि ये मुकदमा बनता नहीं है, लिहाजा असद तूर को इस मुकदमे से रिहा कर दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि आप भी सब समझते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम कैसा है और कहाँ से दबाव होता है। तो उसके नतीजे में उनका 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो एफआईयू को मिल गया है। अब आते हैं बात की फैज़ हमीद के बात की कि फैज़ हमीद करने क्या आते थे। देखें, जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं, इनके इल्ज़ामात को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए, और आपने सुना कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच है, वहाँ भी जब समाअत हो रही थी तो वहाँ पर भी आपने जो पॉलिसी देखी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान, वहाँ पर भी फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तो यकसुई नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तो एक चार्जशीट है। लेकिन उस चार्जशीट में कमर जावेद बाजवा साहब को निकाला गया लास्ट, अगर हेयरिंग की आपको रुदात पता हो, ख़बरें आपने सुनी हो, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते सुनाई दिए कि फैज़ हमीद का इनफरादी मामला हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि इसमें कोई और मुलव्विस ना हो, बतौर इदारा मुलव्विस ना हो। देखिए, पाकिस्तान में ये होता रहा है कि ये कुर्बानी का बकरा, जब कोई भी डॉक्ट्रिन फेल होती है तो उसमें कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा बनता है, और आईएसआई के जो डीजीज़ हैं या आईएसआई के लोग हैं, इनको मुतअद्दिद बार आप कहें कि इस तरह के कुर्बानी के बकरे बनने या उनकी कुर्बानी जो है वो दी गई है, बलि चढ़ाया गया है। इससे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर नवाज शरीफ ने डीजीआईएसआई को आर्मी चीफ तैनात किया, तो वहाँ पर भी वज़ीर आज़म हाउस में उन पर गन तान ली गई और उनकी गिरफ्तारी आप कहें कि की गई। फैज़ हमीद का मामला भी है, और फैज़ हमीद के साथ जो पूरी की पूरी उनकी टीम थी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने है। लेकिन ज़ाहिर है कि फैज़ हमीद के ऊपर उनकी टीम के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके इल्म है, लेकिन कमर जावेद बाजवा की आज भी प्रोटेक्शन है, और बतौर इदारा आर्मी अपने साबका आर्मी चीफ को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट करता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब हियरिंग चल रही होती है तो हम देख रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा के ऊपर कहीं पर भी होता है तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नरम जो गोशा है वो रखते हैं, उसकी मसलहत क्या है या वजूहात क्या हैं। दूसरी चीज़ ये कि कराची में जनरल फैज़ हमीद 22 अगस्त 2016 हो गया, अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस कर दिया गया, और माइनस किए जाने के बाद एमक्यूएम, जो एक ही एमक्यूएम थी उस वक्त, एमक्यूएम इंटरनेशनल, तो उस वक्त उस स्टेज पर थी नहीं, या उतनी उसकी मुनज़्ज़म तरीके से थे ही नहीं, चूँकि वो बिखर चुके थे और किसी भी किस्म की जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाने से वो कासिर थे। तो एक ही एमक्यूएम थी जिसको एमक्यूएम बहादराबाद कहा जाता था। दूसरा पीएसपी थी, पीएसपी और एमक्यूएम का मर्जर, और फिर मैं आपको तफसीलात बता चुका कि इसका मकसद ये था कि ये जो मर्जर होगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब टेक ओवर कर लेंगे, और हर वो निशानी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की होगी इसको ख़ात्मा हो जाएगा। परचम झंडा, मुक्का चौक, 90 खुर्शीद मेमोरियल हॉल, हर चीज़ जिसका ताल्लुक़ अल्ताफ़ हुसैन से हो सकता है वो सारी की सारी ख़त्म करना थी। लेकिन एमक्यूएम जो उस वक्त की एमक्यूएम थी यानी कि बहादराबाद, उसके बाद रहनुमा ऐसा करने से इनकारी थे, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हम सियासत छोड़ देंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। फिर आपको पता है कि चूँकि क़यादत फ़ारूक सत्तार कर रहे थे, और फ़ारूक सत्तार इस्टेब्लिशमेंट से जो मामलात कर रहे थे उसके अंदर जो मुतालबात आ रहे थे तो वो एमक्यूएम के अंदर रख रहे थे। तो फिर एमक्यूएम के अंदर ये मंसूबा चला कि फ़ारूक सत्तार साहब को निकाला जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सामने लाया जाए, ताकि कहीं न कहीं मज़ाहमत की जाए और ये कहा जाए कि एमक्यूएम को तो ख़त्म नहीं करने देंगे, एमक्यूएम के नाम, उसके परचम को ख़त्म नहीं करने देंगे। बाकी जो डिमांड्स हैं इस्टेब्लिशमेंट की उसको पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। इसके नतीजे में फ़ारूक सत्तार साहब को निकाल दिया गया, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने टेक ओवर किया, आइन बना, आइन के अंदर तरामीम कर ली गई, और
फिर फारूक सत्तार साहब ने जो है वो पीआईबी एमक्यूएम पीआईबी बन गई और इस तरीके से एमक्यूएम 3 धड़ों के अंदर तकसीम हो गई। जो आईएसआई का टारगेट था वो एक ही था उस 22 अगस्त 2016 के बाद, कि कराची की जो तंजीम हो, यानी कि उर्दू बोलने वालों की महाजिर नुमाइंदा, उसका नाम एमक्यूएम ना हो, उसका परचम एमक्यूएम का परचम ना हो और उसकी कोई ऐसी निशानी ना हो बाकियात में से जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ हो। तो इसके ख़ात्मे के लिए आपके इल्म में है पीएसपी का झंडा भी नहीं बना था, और नाम तो चलें ठीक है देना ज़रूरी होता है, झंडा भी इसी तवील अरसे के लिए नहीं बनाया गया था कि टेक ओवर करना था, सारी चीज़ों को करना था। तो जो आईएसआई 2018 के इलेक्शन से पहले जो चीज़ें कर रही थी और फैज़ हमीद बराह रास्त, और कहा जाता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार हों या एमक्यूएम के दीगर रहनुमा, उनकी बराह रास्त कराची के 5 स्टार होटल्स जो कहें कि रेड एरियाज़ में हैं, वहाँ पर बराह रास्त कई कई रोज़ तक तवातुर के साथ मुलाकातें होती थी और ये कहा जाता था कि नेक्स्ट क्या करना है और कैसे होगा, इन चीज़ों के ऊपर गौर व खौज किया जाता था। जो मुलाकातें उस वक़्त की एमक्यूएम और एमक्यूएम पीआईबी से हुआ करती थी लीडरशिप से, तो ये फिर अपनी राब्ता कमेटी या अपने जितने भी लोग हुआ करते थे करीब के, उनके सामने रखते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट ना होने के बायस फिर एस्टेब्लिशमेंट ने कराची के अंदर ये तय किया, एक पनिशमेंट करने के लिए, कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं माने जाएगी तो फिर उसके साथ आपके साथ क्या होगा। उसका नतीजा निकला 2018 के इंतखाबात। 2018 के इंतखाबात में एमक्यूएम को भी 7 सीटों तक महदूद कर दिया गया। पीएसपी के भी कुछ मामलात थे और पीएसपी को भी हरी झंडी दिखाई गई, और जो डॉक्टर फारूक सत्तार थे, ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी तरीके से आप कहें कि आना चाहते थे कौमी असम्बली के अंदर, तो उनको भी हराया गया और वो जीत चुके थे आमिर लियाकत के मुकाबले में, और उनको भी पनिश किया गया। इस तरीके से उनको पनिश करके कहा गया, बताया गया कि देखें अगर आप हमारा जो मुतालबा है या हमारा टारगेट है उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको मैनेज करने के लिए बराह रास्त डीजीसी जो फैज़ हमीद हैं वो आया करते थे। अब ये सारी चीज़ें जो शौकत सिद्दीकी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में साबित करना चाहते हैं, अभी को पाकिस्तान में कोई कमीशन भी बन जाए इन सारी चीज़ों के हवाले से, तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में तो कोई कमीशन इस तरह की चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन, मेरा ख्याल है कि उन सब के पड़ जलते हैं, हर एक के पड़ जलते हैं कि इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इन तमाम तर इल्ज़ामात के जो है वो सबूत सामने आ सकें। तो ये कुछ तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके सामने रखी हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कर लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।